हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी गोयल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक ग्रेविटेशन। ठीक है, आज हम अपनी नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से ग्रेविटेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस अबाउट ग्रेविटेशन कि व्हाट इज ग्रेविटेशन, ओके, द रूल्स अराउंड द ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले हम इस चैप्टर में बात करते हैं कि ग्रेविटेशन आपका एक वेरियस कॉमन टॉपिक है। ग्रेविटेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आप 9th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं। 9th में आपकी बात आ जाती है ग्रेविटेशन की। तो ग्रेविटेशन में आप मोस्टली किसकी बात करते हैं? अर्थ के बारे में। काफी स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स के डेफिनेशन में कंफ्यूजन होता है। मैम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी? तो इस चैप्टर में आप इन सभी फिनोमिनास के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशन की स्टडी आप जब करते हैं तो सबसे पहले आपके पास क्या आते हैं? आपके कैपलर्स के लॉ आते हैं। ठीक है, कि जब यहाँ पे आपको सोलर सिस्टम के बारे में पता होगा कि सोलर सिस्टम में आपके किस किस तरह से आपके प्लैनेट्स अरेंज होते हैं, तभी आप क्या कर पाएंगे? आगे ग्रेविटेशनल फोर्स की स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कैपलर से। तो आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आपका जॉन कैपलर। ओके, साइंटिस्ट का नाम था आपका जॉन कैपलर। उन्होंने अपने क्या दिए थे आपको? अर्थ को, आपको पता है अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। पहले बोला गया कि जो अर्थ होती है वो सन के अराउंड सर्कल में रिवॉल्व करती है, बट कैपलर ने अपनी थ्योरीज के मॉडिफिकेशन के बेस पे उन्होंने बोला नो, सन इज नॉट मूव इन अराउंड द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। तो उसके बेस पे कैपलर है, उनका नाम क्या था आपका? आप यहाँ पे नोट करेंगे, जॉन कैपलर। ठीक है, जॉन कैपलर थे। उन्होंने क्या किया? आपको 3 लॉज दिए। सबसे पहले कैपलर्स फर्स्ट लॉ के नाम से, क्या है आपका? कैपलर्स फर्स्ट लॉ, दैट इज नोन बाई, उसको किस नाम से जाना गया आगे जाके? लॉज ऑफ ऑर्बिट्स। लॉज ऑफ ऑर्बिट्स। ओके, सेकंड आपका जो लॉ आया वो क्या है आपका? कैपलर्स सेकंड लॉ, जिसको जिस नाम से जाना गया वो क्या है आपका? लॉज ऑफ एरिया या लॉ ऑफ एरियाज। एरियाज का लॉ के नाम से आप उसको जानते हो। नेक्स्ट आता है आपका कैपलर के ही नाम से उसका थर्ड लॉ आया था, कैपलर्स थर्ड लॉ। काफी पीपल्स थर्ड लॉ के नाम से जानते हैं, बट उसका सेकंड नेम क्या होता है आपका? लॉ ऑफ टाइम पीरियड। किसका है लॉ? आपका टाइम पीरियड का। ओके, तो इस तरह से आपके कैपलर ने कितने लॉ दिए? 3 लॉ दिए। अब हमारा काम क्या है? यहाँ पे डेफिनेशन से जो कैपलर्स लाके वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप साथ साथ नोट करते जाइए। देन उसको सबसे पहले समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, देन आप राइट कीजिए। ओके, देन फिर आपका जो नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं, आपको लर्न करना है, वो एक प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ से। कैपलर का जो फर्स्ट लॉ है, दैट्स नेम इज द लॉ ऑफ ऑर्बिट। कैपलर का फर्स्ट नेम है, लॉ का नाम लॉ ऑफ ऑर्बिट। मैं यहाँ पे सिर्फ नोट कर रही हूँ, लॉ ऑफ ऑर्बिट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फर्स्ट लॉ? लॉ ऑफ ऑर्बिट आपका क्या होता है? ऑर्बिट क्या होती है? अगर हम सिंपल वर्ड में हम ऑर्बिट की बात करें, आपका जैसे सन है, ठीक है, हम कहते हैं सन फिक्स है और अर्थ क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। तो ऑर्बिट क्या होती है? द पाथ in which an earth या the path in which earth rotate around the sun, वो रास्ता है जिसके अराउंड आपकी क्या कर रही है? अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। उस पाथ को आप क्या कहते हो? ऑर्बिट कहते हो। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट सबसे पहले ये बताना है आपको कि जो अर्थ होती है सन के अराउंड किस पाथ में आपकी रोटेट कर रही है। तो सबसे पहले पाथ कैसे आपका? इलिप्टिकल मैनर है, तो आपको यहाँ पे राइट करना पड़ेगा, द अर्थ rotates around the sun in an elliptical orbit। कि जो आपका क्या होता है? अर्थ होती है वो सन के अराउंड कैसे रिवॉल्व करती है? इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। इलेप्टिकल ऑर्बिट कैसी होती है आपकी? चपटी हुई। जैसे आप सर्कल को किसी तरह से आप क्या कर देते हो? फ्लैट कर लेते हो। तो ये कैसी ऑर्बिट होती है आपकी? इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, इस तरह की शेप।
जिसके अंदर आपकी 2 एक्सिस होती है, सर्कल में भी 2 एक्सिस होती है, वहां पे दोनों एक्सिस इक्वल होती है, बट यहाँ पे एक एक्सिस क्या आपकी बड़ी है और एक एक्सिस क्या आपकी छोटी। सर्कल को आपने कंप्रेस करके इलिप्टिकल फॉर्मेट में आ गई है। इट मीन्स एग की शेप, आपका अंडा होता है ना, एग होता है, उसकी शेप क्या होती है, इलिप्टिकल शेप होती है। तो यहाँ पे आपकी जो इस बड़ी वाली एक्सिस को क्या कहते हो आप, सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलते हो आप इसको, सेमी मेजर एक्सिस। और ये क्या होती है आपकी सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। आपके सेंटर के अंदर एक आपका क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है, जिसके ऊपर आपका रेडियस लेके आप कंप्लीट सर्कल को ड्रॉ करते हो। सर्कल में एक सेंटर होता है, बट इलिप्स के अंदर आपका क्या होते हैं, आपके फोकीज होते हैं। क्या होते हैं, फोकी, F1, और सेकंड फोकी कहाँ होता है, यहाँ पे F2। ओके, तो यहाँ पे कहा हुआ है आपका कि द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। अर्थ है वो सन के अराउंड कैसे रिवॉल्व कर रही है आपकी, मान लीजिए यहाँ पे आपका सन है, कि आपका यहाँ पे सन है और आपकी अर्थ कहाँ रोटेट कर रही है, यहाँ पे रोटेट कर रही है अर्थ। इस तरह से वो क्या करती है, रोटेट करती है। बट यहाँ पे डेफिनेशन आपकी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। वो क्या कहती है, द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट में तो रोटेट करती है, बट sorry, the earth rotates around the sun in an elliptical orbit where sun is situated at one of the foci of ellipse। सन कहाँ पे सिचुएटेड, आपके किसी ना किसी फोकी के ऊपर आपका क्या है, सन सिचुएटेड है। सन क्या तो आपका इस फोकस पे फोकी पे सिचुएटेड होगा, अदरवाइज इस वाले फोकी पे क्या होगा, सिचुएटेड होगा। और आपकी अर्थ क्या कर रही है, इलिप्टिकल मैनर में इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। सिंपल, कभी वो अर्थ सन के बहुत पास आएगी और कभी वो अर्थ सन से बहुत दूर चली जाएगी, ड्यू टू विच समर एंड विंटर टेक प्लेस। समझ में आ गया। तो ये था आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट। अब आपका जो सेकंड रूल आता है यहाँ पे लॉ ऑफ ऑर्बिट के अंदर, एक और आता है कि जब आपकी अर्थ होती है सेंटर से क्या, सन से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होती है, कम डिस्टेंस पे होती है। मान लीजिए अर्थ है आपकी एक्स पोजीशन पे, सन कहाँ है आपके ए पोजीशन के ऊपर। तो उस टाइम के ऊपर जो आपका ए एक्स जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस आपका क्या होता है, ए एक्स होता है, उसको किस नाम से जानते हो आप, पेरीहिलियन, पेरीहिलियन नाम से जानते हो, ठीक है। पेरीहिलियन आप नेम होता है जब आपके सन और अर्थ के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को आप क्या कहते हो, पेरीहिलियन। मान लीजिए आपकी अर्थ यहाँ पे रोटेट कर रही है, सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। इसको आप एक्स मानोगे या बी मान लीजिए, तो आपका जो ए बी डिस्टेंस है वो क्या आएगा यहाँ पे आपका एपीहिलियन, 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 ठीक है। इस तरह से ये क्या होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और ये वाला आपका क्या है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, या आप कह सकते हो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होता है। हो गया इतना। अब जो आपके नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे, लॉ ऑफ एरिया। आप किसके बारे में डिस्कस करोगे, यहाँ पे लॉ ऑफ एरिया के बारे में डिस्कस करोगे। चलिए देखते हैं लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है आपको। सेकेंड लॉ है आपका लॉ ऑफ एरियाज, केपलर का सेकेंड लॉ। तो लॉ ऑफ एरिया से हम क्या समझते हैं, जैसे हमने फर्स्ट लॉ में किया कि सन हमारा क्या होता है, आपका एक फोकी पे रहता है, और अर्थ हमारी इलिप्टिकल मैनर में रोटेट करती है। तो इसके लिए हमारी जो डेफिनेशन आती है वो क्या आती है, द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग सन टू द अर्थ sweeps out equal areas, अर्थ कह दीजिए आप यहाँ पे क्या कह दीजिए, सन टू द प्लेनेट, sweeps out equal areas in equal interval of time। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन में सिंपल वर्ड्स में आपको गिवन है कि जो आपकी लाइन ज्वाइन होती है सन से प्लेनेट से, ठीक है, वो क्या करती है, इक्वल एरिया स्वीप करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। कहने का मतलब, अगर आप यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, आपने ये क्या किया, आपने इस तरह से इलिप्टिकल शेप में एक डायग्राम बनाया, ठीक है। ये आपकी क्या है, एक ऑर्बिट है, जिसके अंदर ये आपकी क्या हो गई, सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस हो गई। मान लीजिए आपका सन कहाँ पे सिचुएटेड है, यहाँ पे आपका क्या है, ये सन सिचुएटेड है, जिसका नाम यहाँ पे क्या है, आपका सन हो गया, ठीक है, जिसमें से आपकी क्या हो रही है, लाइट बाहर निकल रही है।
आपका कोई भी प्लेनेट है, लेट्स एन एग्जांपल ऑफ द अर्थ। आप अर्थ का एग्जांपल लेते हैं कि आपकी अर्थ यहाँ पे थी, यहाँ पे क्या आपकी अर्थ है, और कुछ टाइम के बाद वो एरिया शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे आ गई, इसने इस टाइम के ऊपर इसकी पोजीशन क्या हो गई, यहाँ पे चेंज हो गई। तो जो लाइन ज्वाइन कर रही है सन को प्लेनेट से, जो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये एरिया, और सेकंड आपकी किसके बात कर रहा है, ये कह रहा है कि इक्वल टाइम इंटरवल में, मान लीजिए जो टाइम इंटरवल है ये कितना टाइम आपका 20 डेज हो गया, 20 डेज में ये वाला अर्थ आपका प्लेनेट यहाँ पे आ जाता है, और जो ये लाइन आपके सन को ज्वाइन करती है और जो एरिया बनता है वो एरिया किसके इक्वल होगा, अगर यहाँ पे अर्थ होती है 20 डेज में ये यहाँ पे आती है, तो क्या होगा आपका ये ट्रैवल करने वाला एरिया इस तरह से, तो आपका जो एरिया बनेगा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया इस एरिया के क्या होगा आपका इक्वल होगा, किस तरह से, अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन, द लाइन ज्वाइनिंग सन टू द प्लेनेट, सन टू द प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया। यहाँ पे टाइम कितना था 20 डेज, यहाँ पे भी टाइम कितना है आपका 20 डेज, क्योंकि जो इसकी वेलोसिटी होती है, जब आपका कोई भी प्लेनेट सन के पास होता है तो उसकी जो एरियल वेलोसिटी होती है वो आपकी कांस्टेंट होती है, और वैसे भी आपके टेम्परेचर की वजह से आपके जो प्लेनेट होता है वो क्या करता है, फास्टली रोटेट करता है, ठीक है। यहाँ पे रोटेशन क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, तो एरिया जो होता है, टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए, अगर 20 डेज की बात करें तो 20 डेज, 100 डेज बात करें तो 100 डेज, अब 50 डेज बात करें तो 50 डेज, तो 50 डेज में जो भी प्लेनेट आपका एरिया स्वैप करेगा यहाँ पे और यहाँ पे, वो हमेशा क्या होगा आपका इक्वल होगा। इसी को आप क्या कहते हो, लॉ ऑफ एरिया कहते हो, या इसका सेकंड नेम हो गया आपका केपलर सेकंड लॉ। एरिया आपका एरिया स्वैप्ट होता है किसी भी प्लेनेट का एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में, 20 डेज में ये यहाँ पे आता है, 20 डेज में ये यहाँ से यहाँ पे आता है। जो लाइन सन को प्लेनेट से जोड़ती है तो एरिया क्या करती है, इक्वल सेप्ट, ये एरिया किसके इक्वल हो गया, इस एरिया के इक्वल हो गया। ओके, यही आपका क्या है, केपलर का सेकंड लॉ है। अब आपकी बात करते हैं हम केपलर के थर्ड लॉ की हम बात करते हैं। ओके, लेट्स टेक द डेफिनेशन ऑफ द थर्ड लॉ। थर्ड लॉ इज नोन एज द लॉज ऑफ, या कह सकते हो लॉ ऑफ टाइम पीरियड। क्या नाम था उसका, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड आपको क्या कहता है, कि टाइम पीरियड कहता है आपको द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, आपका जो टाइम पीरियड होता है किसी भी ऑर्बिट के अराउंड उसका रिवॉल्व करने के लिए, ठीक है, कोई भी प्लेनेट आपका ऑर्बिट के अराउंड, ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए जो टाइम लेता है, उस टाइम पीरियड का स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो यहाँ पे देखते हैं हम लॉ ऑफ टाइम पीरियड, द टाइम टेकन, द time taken by the planet to revolve the square of the, यहाँ पे आपको एक टर्म नोट करनी पड़ेगी, द square of time taken by the planet to revolve around the sun is directly proportional, is directly proportional to the cube of सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, क्या कहते हैं आपको कि जो टाइम टेकन होता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए, उसका स्क्वायर, कहने का मतलब आपका कैपिटल टी का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। जो आपके आर होती है उसका क्या होता है, यहाँ पे क्यूब होता है, ठीक है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द आर की पावर 3। इस बेस पे आपका क्या होता है, यहाँ पे लॉ ऑफ टाइम पीरियड आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या हो गया आपके केपलर्स के लॉ। इनसे रिलेटेड क्या तो आपसे डेफिनेशन करता है, सेकंड आपको इनसे रिलेटेड क्या मिलते हैं, न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, तो वो सब चीजें हम आपको डिस्कस कराएंगे। बट इससे पहले हमारा एक और टॉपिक है इसके साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कस करने के बाद हम इनके रिलेटेड क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। लेट्स टेक द एग्जांपल्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तब तक आप फटाफट इन डेफिनेशंस को राइट कीजिए अपने नोट्स में। वीडियो को रिपीट करके आप इन डेफिनेशंस को राइट कीजिए। आपको सेकंड जो कहता है यहाँ पे, वो क्या कहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कहता है।
जो हमारी ग्रेविटेशन चैप्टर में आपकी जो मेन हेडलाइन है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चा ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी टू बॉडीज के बीच यूनिवर्स में है, एनी टू बॉडीज विच हैव मास, कोई भी दो बॉडीज जिसके पास क्या है, मास है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप क्या कहते हो? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आप अपने जो वीडियो है आप अपने मोबाइल फोन में देख रहे हैं, मे बी आप अपने लैपटॉप में देख रहे हैं, मे बी आप अपने आईपैड में देख रहे हैं, आपके आईपैड में और आपकी बॉडी में दोनों में क्या है, कुछ ना कुछ मास है। ओके, उस मास की वजह से आपके बीच में कुछ ना कुछ क्या है, आपका डिस्टेंस है। डिस्टेंस और मास की वजह से उसमें आपके पास दोनों पे क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। उस फोर्स का आप क्या कहते हो? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हो। सिंपल वर्ड्स हो गया कि यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो बॉडीज, अगर ये हाथ है, ये मार्कर है, हाथ हैंड का भी मास है, मार्कर का भी मास है, दोनों के बीच में क्या लग रहा है, एक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आप काफी बच्चे क्वेश्चन करते हैं, मैम फोर्स है तो भाई, और आप कह रहे हो अट्रैक्टिव है तो ये आपस में पास पास क्यों नहीं आते? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है आपका, वो क्या होता है? वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स ही क्या होता है? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन डिफाइन दैट कि द force acting between any two bodies of the universe is called the gravitational force। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन को राइट कर रहे हैं। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स? द फोर्स acting between the force acting between any two bodies, any two bodies of the universe have mass is called ग्रेविटेशनल फोर्स। उनको क्या कहते हो आप? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हो। सिंपल हो गया कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो क्या हो रहा है, आपके कोई भी दो बॉडीज है यूनिवर्स में जिसका मास है, उसके ऊपर क्या लगता है? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये थी बिल्कुल आपकी सिंपल आपकी डेफिनेशन। इसके रिलेटेड अब इसकी हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज करेंगे, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। बट उससे पहले आपका यहाँ पे आता है ग्रेविटेशन में आपका एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, चैप्टर की स्टार्टिंग ही इस रूल से होती है कि आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि ग्रेविटेशन का एक ऐसा रूल है जो कंप्लीट यूनिवर्स पे फॉलो होता है। इवन आपके प्लैनेट्स है या इवन आपके स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट्स है, मार्कर और आपका एक पेन है, उनके ऊपर भी वो रूल फॉलो होगा। प्लैनेट्स है उनके ऊपर भी, स्टार्स है उनके ऊपर भी ये रूल फॉलो होगा। तो इस रूल को क्या कहते हो आप? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको क्या कहता है? ठीक है, यूनिवर्सल वैसे भी आपको पता है जो हर जगह क्या होता है, वैलिड होता है, उस रूल को आप यूनिवर्सल कहते हो। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको जो डेफिनेशन होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप राइट कीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, कोई भी दो बॉडीज है, बिटवीन टू बॉडीज हैविंग मास m1 एंड m2। आपकी कोई भी दो बॉडीज है यूनिवर्स की जिनका मास कितना है आपका? m1 एंड m2, हैविंग मास m1 एंड m2, एंड two bodies having mass m1 and m2 are separated by a distance of r। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है किसी भी टू बॉडीज के बीच में हैविंग मास m1 एंड m2 एंड they are separated by a distance r is directly proportional। तो यहां पे कह सकते हो is फर्स्ट पॉइंट। वो किसके फर्स्ट पॉइंट होता है आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। आप डायग्राम सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है आपको डेफिनेशन में, यहाँ पे मैं आपको बना के बता रही हूँ कि मान लीजिए कि बॉडी है जिसका मास कितना है आपका m1 है, आपकी सेकंड बॉडी है जिसका मास कितना है आपका m2 है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज नोन एज द r। उस डिस्टेंस को आप क्या कहते हो, यहाँ पे r कहते हो, सिंपल वर्ड है आपका। इसके बाद यहाँ पे कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो किसके होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, वो किसके इक्वल है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। फर्स्ट स्टेटमेंट का आपका क्या हो गया, मीनिंग हो गया यहाँ से। सेकंड आपको क्या कहता है यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो डिस्टेंस होता है उसका इनवर्सली स्क्वायर। कहने का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, f is directly proportional to m1 m2 but inversely proportional to the r square। so यहाँ पे अगर आपको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, दैट नेम इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या कह सकते हो आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपकी जो f की वैल्यू आती है वो क्या आती है, g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। और जहां पे आपको r क्या गिवन होता है, वेयर सॉरी g इज इक्वल टू, g की वैल्यू क्या होती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या वैल्यू होती है आपकी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इसके न्यूमेरिकल टर्म्स में अगर आप वैल्यू लेते हो तो g की वैल्यू क्या स्टैंड करती है आपके पास, g इज इक्वल टू 6.67 10 की पावर -11। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स होते हैं वो ये बता देते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं उनको क्लास में, बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जी, देन दे से दैट 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, बट दिस इज अ रॉन्ग वैल्यू। ये वैल्यू क्या होती है आपकी, रॉन्ग वैल्यू होती है। अगर आपने इसके पीछे यूनिट्स मेंशन नहीं किए तो इस यूनिट इस आपकी जो वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं रहता। और यूनिट आप कैसे चेंज कर सकते हो, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई लेते हो तो जी की वैल्यू कैसे निकलती है, हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में कि g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। ओके, और आपको हमेशा पता है जो फोर्स होता है वो कैसे यूज होता है आपका, न्यूटन की टर्म्स में आपका मेजर होता है, डिस्टेंस कैसे होता है, मीटर स्क्वायर, मास कैसे होता है, केजी मल्टीप्लाई केजी, तो क्या आ गया, केजी का स्क्वायर। तो ऊपर जाके यूनिट्स क्या हो गई आपके, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। तो इसी तरह से इसके पीछे आप यूनिट्स लगाएंगे, वो क्या लगाएंगे आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स का स्क्वायर। ओके, इस तरह से आपकी क्या आ गई, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की क्या आ गई आपके पास, वैल्यू आ गई। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के जो डायमेंशनल फॉर्मूला है आपको वो इंडिकेट करने हैं कि किस तरह से आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के फॉर्मूला करेंगे। उससे पहले आप सभी डेफिनेशन को साथ साथ राइट कीजिए, आपको इतने शॉर्ट और कॉम्पैक्ट फॉर्म में डेफिनेशंस नहीं मिलेंगी, काफी लेंथी फॉर्म्स में आपको चैप्टर मिलेगा, तो प्लीज राइट अगेन। अब आपकी जो डेफिनेशन है वो आपको डेफिनेशन क्या कहती है, आपको सबसे पहले आप कहते हो कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, सिंपल टर्म्स में आप ये कहते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, इसके बाद g की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप, एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। अब यहाँ पे आता है हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए आपको इनके फॉर्मूला मास, लेंथ और टाइम, इस तरह से आपको बेसिक यूनिट्स में क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। जिसको आप किस तरह से यहाँ पे चेंज कर रहे हो, तो सबसे पहले फोर्स होता है, तो फोर्स आप कैसे होता है, m1 l स्क्वायर, l होता है ओनली, पर पर्टिकुलर क्या होता है आपका, l होता है t-2। ओके, इस तरह से आपका क्या आता है, तो इस तरह से हम कर रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला इन टर्म्स का। आपको सिंपल जो बेसिक यूनिट्स होती है मास, लेंथ, टाइम, उनके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अरेंज करना है। आप अच्छे से जानते हैं जो फोर्स होता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 l1 t-2, यही होता है ना,
कैसे निकालना आता है, बिल्कुल सिंपल है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। ओके, तो कैसे सोल्व करते हो, मास का कितना होता है, m होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, l t माइनस 2। तो इस तरह से फोर्स का क्या आ गया, m1 l1 t माइनस 2। डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आप ले रहे हो मास। मास किस में मेजर होता है आपका, m के टर्म्स में मेजर होता है। मास m को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, m स्क्वायर। तो इस तरह से अगर आप इसको सोल्व करते हो, बेस सेम है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो आप कैसे सोल्व करते हो, m 1 माइनस 2 l 1 प्लस 2, ये 1 है, यहाँ पे l और l है, मल्टीप्लाई में है, तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाती है आपकी, ऐड हो जाती है। आप क्या करते हो, 1 प्लस 2, यहाँ पे क्या आ गया आपका t माइनस 2। तो इस तरह से आपको जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, m माइनस 1 l3 t माइनस 2। ये क्या आ गया आपका, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह से आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला कर सकते हो। अब बात आती है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिवर्सल फोर्स, या कह सकते हो आप आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें हम, तो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, m1 और m2। जितना बॉडीज का मास होगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ज्यादा। मास के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बॉडीज के बीच में डिस्टेंस क्या है आपका, ज्यादा डिस्टेंस है, तो फोर्स क्या होगा आपका, मिनिमाइज होगा। ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा फोर्स कम। ओके, आपके अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स में एग्जांपल्स की, जो आपकी अर्थ होती है वो हम कहते हैं कि आपका जो अर्थ होती है, अर्थ और सन के बीच में भी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। बट काफी स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, मैम भाई नो, आपकी जो अर्थ होती है वो आपके सन के साथ कोलैप्स क्यों नहीं करती, ठीक है, स्ट्राइक कर जाए, अट्रैक्ट करता है। बट वो क्या होता है आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में बैलेंस करते हैं, और आपकी अर्थ है वो पर्टिकुलर आपकी जो ऑर्बिट है, इलेप्टिकल ऑर्बिट, उसी ऑर्बिट में क्या करती है आपकी, रिवॉल्व करती है। सिंपल हो गया। अब आती है यहाँ पे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो राइट हियर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, मैंने अभी बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। कैसे नेचर का होता है आपका, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। सो यू राइट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन अट्रैक्टिव नेचर, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। कैसे नेचर का होता है आपका, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। सेकंड आपसे ये क्या कहता है, अट्रैक्टिव नेचर होने के बाद इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स था वो क्या था आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तो ये किस रूल को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, कि आपका इनवर्स में है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और स्क्वायर डिस्टेंस का क्या आपका स्क्वायर। तो आपका रूल का नाम क्या है, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। किस लॉ को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। थर्ड कहता है इट इज ए सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स है आपका, ये सेंट्रल फोर्स है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे टू बॉडीज ड्रॉ की थी, एक बॉडीज का मास m था, सेकंड बॉडी का मास क्या था आपका m1 था। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस मेजर किया था, वो क्या था आपका r। ठीक है, तो ये कैसे आपका सेंट्रल फोर्स है, जिसमें डिस्टेंस कहां से मेजर होता है, सेंटर टू सेंटर होता है, और एक ही लाइन के अलोंग क्या होता है, फोर्स होता है। ये नहीं है कि इन दोनों के बीच में इस लाइन के अलोंग फोर्स है। जो मिनिमम आपका डिस्टेंस हो सकता है टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उस लाइन के अलोंग क्या होता है, यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट होता है। तो ये कैसा फोर्स हो गया आपका, सेंट्रल फोर्स हो गया। फर्स्ट कहता है अट्रैक्टिव, सेकंड हो गया इनवर्स स्क्वायर लॉ, थर्ड हो गया सेंट्रल फोर्स। और आप इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी बता सकते हो, कैसा फोर्स है आपका, ये वीकेस्ट फोर्स है इन नेचर। ठीक है, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ये कहा जाता है आपके नेचर में सबसे वीकेस्ट फोर्स है। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो आपका क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है। और कितना स्ट्रॉन्ग होता है आपका न्यूक्लियर फोर्स, मानना नहीं है, 10 की पावर 38 टाइम्स। ठीक है, जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो क्या होता है आपके ग्रेविटेशनल फोर्स से 38 टाइम्स क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। ये क्या हो गई आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज हो गई। और अगर आप प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो आप सिंपल वेट में कह सकते हैं, मास के ऊपर क्या होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू masses. Okay, and the sixth one is it is inversely proportional to distance between object, distance between bodies, कि जो बॉडीज होती है उनके बीच में क्या होता है, डिस्टेंस का क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड, और आप इसके बारे में काफी चीजें बता सकते हैं, बट अभी आप इतना ही कीजिए कि अट्रैक्टिव नेचर का होता है, स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, सेंट्रल फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर के अंदर, आपका मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स के क्या होता है, आपका डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है, या आप कह सकते हो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन टू बॉडीज, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। आप सिंपल फॉर्मेट में कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ओके, अब यहाँ से काफी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आता है, मैं यहीं पे साथ साथ करा रही हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है। अभी एक सिंपल वर्ड में बता देती हूँ, फिर इसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन कराएंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे ग्रेविटी बता देते हैं। तो ग्रेविटी क्या होती है, हमने कहा कि टू ऑब्जेक्ट, ये आपका डस्टर है, ये आपका क्या है, मार्कर, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। बट ग्रेविटी में बात करता है कि अगर हम ये मार्कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से फोल्ड कराते हैं तो अर्थ क्या करती है, एक फोर्स से इसको अपनी साइड अट्रैक्ट करती है। ओके, तो ग्रेविटी के अंदर हमेशा आपके एक जो टर्म है वो क्या होगी, अर्थ होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको अर्थ का यूज करना है, यहाँ पे कहता है एनी टू बॉडीज, बट ग्रेविटी में एक आपका स्पेशल कोर्स कहता है, वो क्या कहता है आपके अर्थ के बारे में, कि अर्थ को लेना आपके लिए कंपल्सरी है, यू मस्ट टेक एन अर्थ, एग्जांपल ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, ग्रेविटी की द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, कि एक फोर्स जिससे अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी साइड खींचती है, उस फोर्स को आप क्या कहते हो, यहाँ पे ग्रेविटी कहते हो। सिंपल है। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। हम 2 या 3 न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम अपने ग्रेविटी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टेक द न्यूमेरिकल। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारी स्क्रीन पे गिवन है, लेट्स रीड आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमें कहता है, हमारा केपलर लॉ के ऊपर बेस है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ नेपच्यून एंड सैटर्न फ्रॉम द सन इज नियरली 10 की पावर 13 मीटर, कि जो आपका डिस्टेंस है, प्लैनेट्स है, देखिए सैटर्न और नेपच्यून दोनों आपके क्या होते हैं, प्लैनेट होते हैं। नेपच्यून प्लैनेट है, उन दोनों की रेडियस कितना गिवन है, जो डिस्टेंस होता है नेपच्यून और सैटर्न का सन से। ठीक है, तो आप कह सकते हो द डिस्टेंस ऑफ द नेपच्यून प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सैटर्न सन कितना है आपके पास, 10 की पावर 12 मीटर। जो रेडियस होगी तो आप कह सकते हो रेडियस आपकी कितनी होगी, 10 की पावर 13 मीटर। सिंपल है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो रेडियस ऑफ नेपच्यून, नेपच्यून कितनी है आपकी, 10 की पावर 13 मीटर है। इसी तरह से सिमिलरली अगर आप बात करते हो तो सैटर्न की कितनी होगी आपकी, 10 की पावर 12 मीटर होगी। ओके, नेक्स्ट कहता है अज्यूमिंग दैट दे मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, आप मान लेते हो कि ऑर्बिट कैसी है आपकी, सर्कुलर ऑर्बिट है, उसी वजह से आपने रेडियस ली, अदरवाइज आप क्या लेते हैं, यहाँ पे सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस लेते हैं। एंड देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड। लेट अस सपोज दैट कि जो आपका टी नेपच्यून के लिए हम क्या इंडिकेट करते हैं, टीएन। टीएन क्या है आपका, टाइम पीरियड ऑफ नेपच्यून, टाइम पीरियड ऑफ नेपच्यून। सिंपल है, ये नेपच्यून का क्या है आपका टाइम पीरियड है। इसी तरह से सिमिलरली आप क्या करते हो, टीएस क्या होता है आपका टाइम पीरियड ऑफ सैटर्न। ठीक है, सैटर्न का आपके पास क्या है यहाँ पे टाइम पीरियड है। ओके, अब आपके पास जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन यहाँ पे क्या राइज होता है आपके पास, सिंपल आपको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड और रेडियस को जो रिलेट करता है वो केपलर का कौन सा लॉ है, थर्ड लॉ है। तो यहाँ पे आप क्या सोल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, कैंसिल लॉ के अकॉर्डिंग, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं आपको, टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आपको क्या कहता है, टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सिमिलरली इन दिस मैनर आपका जो टी एन होगा इस डायरेक्ट, टी एन का स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, आर एन के स्क्वायर के, आर एन के क्यूब के। इसी तरह से
टी एस का स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, आर एस के क्यूब के। बट आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड, आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड। तो आप यहाँ पे करेंगे रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का रेशियो कितना आएगा आपके पास, सिंपल टी एन अपॉन में टी एस का स्क्वायर, कंप्लीट क्या होगा इनका स्क्वायर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप यहाँ पे कह सकते हो आर एन अपॉन में आर एस, इसका क्या होगा कंप्लीट क्यूब, सिंपल है। ओके, तो यहाँ पे आपको सोल्व करना है, तो किस तरह से सोल्व करोगे, आर एन अपॉन में आर एस, आर एन की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 13, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 10 की पावर 12, तो रेशियो कैसे गिवन हो गया 10 की पावर 13 अपॉन में 10 की पावर 12 की पावर 3। आपको पता है बेस दोनों का क्या है सेम, पावर क्या होंगी आपकी सब्ट्रैक्ट, 13 में से 12 सब्ट्रैक्ट होंगी तो आपकी क्या बनेगा ओनली 10, क्या बचेगा आपके पास 10 की पावर 3। ओके, तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो अंडर रूट, यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट, और इसका भी क्या आ गया आपका अंडर रूट, स्क्वायर की जगह हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ गया टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो इसी तरह से आपका जो टी एन होता है अपॉन में टी एस होता है वो क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 10 की पावर 3, मतलब 1 के पीछे कितने जीरो होने चाहिए 3 जीरो। आप इसको सोल्व करेंगे तो इसके लिए आपको कैसे सोल्व करना पड़ता है, काफी स्टूडेंट्स कैसे यूज करते हैं, आपका डिवीजन मेथड यूज करते हैं, ठीक है, आप पहले प्राइम फैक्टर मेथड यूज करते हो, बट आपको पता है 1 के पीछे 3 जीरो है, आपका प्राइम फैक्टर मेथड यूज नहीं होगा। सिंपल अगर आप करना चाहते हैं फिर भी आप कर लीजिए 100 मल्टीप्लाई 10, 100 का बाहर लेंगे प्राइम फैक्टर कितना आएगा 10 आएगा, अंडर रूट 10, ये क्या हो गया आपका रेशियो हो गया। अगर आप इसको पॉइंट में चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप 10 का क्या निकालिए स्क्वायर रूट निकालिए। लेट्स फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द, हम आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करा के दिखाते हैं 10 का, किस तरह से फाइंड कर सकते हो, आपने 10 यहाँ पे लिया। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि एक ऐसे टर्म लीजिए जिसका क्या हो डबल, कह सकते हो उसका स्क्वायर क्या आना चाहिए 10 से नीचे आना चाहिए, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9, सो परफेक्ट इज 3 3 जा 9। तो यहाँ पे क्या लोगे, आप ले सकते हो किस तरह से लोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके लीजिए, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 2 जा 8, 4 लोगे या 3 लोगे जल्दी बताइए, 3 3 जा करोगे आप स्क्वायर के फॉर्मेट में लोगे, 3 3 जा 9, यहाँ पे क्या बचा बेटा 1 बचा पॉइंट, यहाँ पे अभी आपको क्या लगाना है पॉइंट लगाना है, पर जीरो कितनी लेनी पड़ेगी आपको 2 के पेयर्स में, 3 2 जा 6 आपका रूल होता है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो सोल्व, 10 मल्टीप्लाई 3.1, तो कितना आ जाएगा आपका 30.1 होगा, क्या होगा आपका 30.1 ना सॉरी 31 हो गया, क्या हो गया आपका 31। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पीछे यूनिट लगाओगे कुछ नहीं लगाना, टाइम पीरियड का रेशियो कितना आ गया आपका 31, पॉइंट में कुछ आएगा समथिंग 4 3, तो वो आप क्या कर सकते हो लगा दीजिए, अदरवाइज 31 भी क्या होगा आपके लिए ओके होगा, ये वाला रूल भी क्या आपके लिए ओके, आपकी मर्जी, आप सोल्व करना चाहते हैं तो कीजिए अदरवाइज आप मत कीजिए। क्वेश्चन सिर्फ इतना था, सिंपल एंड सिंपल, रेडियस देखी, टाइम पीरियड आपको रेशियो में पूछा हुआ है, आपको सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए टाइम पीरियड और रेडियस का रेशियो कहाँ होता है, केपलर में होता है, एंड विच लॉ, थर्ड लॉ। इक्वेशन क्या थी, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, उस इक्वेशन का यूज करके आपको न्यूमेरिकल क्या करना है सोल्व करना है, कुछ भी आपका हार्ड नहीं है, डिपेंड ये करता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है और आपने वीडियो को कितने ध्यान से देखा है। लेट्स टेक द सेकंड एग्जांपल ऑफ द केपलर लॉ। आपको क्वेश्चन कहता है, लेट्स टेक द क्वेश्चन, ए सर्टेन प्लैनेट्स ईयर इज 11 टाइम्स द अर्थ ईयर, कि आपका कोई भी एक प्लैनेट है सर्टेन प्लैनेट, उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है अर्थ के प्लैनेट से 11 टाइम्स है, ठीक है, अर्थ के टाइम पीरियड से वो 11 टाइम्स उसका टाइम पीरियड है। सेकंड कहता है जो डिस्टेंस होता है प्लैनेट का सन से, वो आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है, उस प्लैनेट का सन से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इट मींस आपको आर फाइंड आउट करना है, और आपको अर्थ से उसका सन का डिस्टेंस गिवन है। सिंपल वर्ड्स में अगर आप यहाँ पे कहते हैं तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है T1, T1 आपका क्या है टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट, ये क्या आपका टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट आपको क्या है यहाँ पे गिवन है, आपको क्या है क्या गिवन किस तरह से है, पहले मान लीजिए T1 क्या आपका टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट, इसी तरह से जो T2 है वो क्या है आपका टाइम पीरियड ऑफ अर्थ,
ये क्या गिवन है आपको, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ गिवन है। इसी तरह से जो आपका R1 होता है वो क्या होता है आपका, रेडियस या कह सकते हो डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट एंड सन। प्लेनेट और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो किससे गिवन है आपको, R1 से गिवन है। इसी तरह से आपको R2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, किसके बीच में गिवन आपको, सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है आपको, R2, जिसकी वैल्यू आपको कितनी है 1.50 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 किलोमीटर। तो इसी तरह से आपने यहाँ पे नोट कर दिया 1.50 10 की पावर 8 किलोमीटर, ये क्या आपका डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में। और इसी तरह से जो आपके टाइम पीरियड की रिलेशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप हम करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है कि T1 है वो किसके इक्वल है 11 टाइम्स ऑफ द T2, कि 11 टाइम्स किसके इक्वल है, अर्थ के टाइम पीरियड के इक्वल है। ओके, और आपको पता है टाइम और रेडियस को कौन रिलेट करता है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड आपको क्या कहता है यहाँ पे कि जो T होता है T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। आपका लॉ ऑफ टाइम पीरियड आपको क्या कहता है, T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। एंड द सिमिलरली मैनर अगर आप करते हैं T1 का स्क्वायर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, R1 का क्यूब, और T2 का जो स्क्वायर होता है वो भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, R2 के स्क्वायर के क्यूब के। ठीक है, ये आपकी क्या है फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी क्या है सेकंड इक्वेशन। आप दोनों इक्वेशन को क्या करते हो, डिवाइड करते हो। यहाँ पे आपको इक्वेशन नोट करनी है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट। आप एक इक्वेशन को क्या करते हो, सेकंड इक्वेशन से आप डिवाइड करते हो। किस तरह से डिवाइड करते हो, T1 अपॉन में T2 का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 अपॉन में R2 का क्यूब। ये आपने क्या किया, सोल्व किया। आपको जो वैल्यूज गिवन है लेट्स पुट हियर, T1 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 11 टाइम्स द T2 एंड T2 इज गिवन हियर T2, उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस आप क्या कह सकते हो, इक्वल है, किसके इक्वल है, R1 अपॉन में R2, और R2 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको यहाँ पे 1.50 10 की पावर 8 की पावर 3, ये क्या आपको यहाँ पे गिवन है। सिंपल हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन सोल्व करनी है। लेट्स सोल्व द कैलकुलेशन। आई इरेज हियर, मैं सबसे पहले यहाँ पे इरेज कर रही हूँ। आपका काम क्या है, साथ के साथ नोट करना। ठीक है, पहले समझिए, उसके बाद वीडियो को पॉज कीजिए, रिपीट कीजिए। ठीक है, रिपीट प्ले करके आप यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे जो वैल्यू है इस वैल्यू को हमें सोल्व करना है। तो किस तरह से हम सोल्व करेंगे, T2 से T2 कैंसिल, 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन में, तो यहाँ पे क्या आ सकते हो आप R1 का क्यूब अपॉन में 1.50 10 की पावर 8, यहाँ पे क्या है इसका किलोमीटर, इसका भी क्या आएगा आपका यहाँ पे क्यूब आएगा। सिंपल हो गया क्वेश्चन सोल्व। फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप किस तरह से सोल्व करोगे, यहाँ पे क्या करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 है, यहाँ पे क्या करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, R क्यूब इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.50 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 का क्यूब। ओके, तो इस तरह से अगर आपको सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करोगे, R लोगे आप, R क्यूब लोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 1.50 का क्यूब मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, इसका भी क्या होगा आपके साथ यहाँ पे क्यूब। ओके, इस तरह से आपने क्या किया, क्वेश्चन को सोल्व किया। बेसिस है इन तीनों के क्या होंगे आपके क्यूब होंगे। 121 सबसे पहले इसका क्यूब सोल्व करेंगे तो आपको पता है 15 का जो स्क्वायर होता है वो वैल्यू अगर आप जीरो की यहाँ पे कंसिडर नहीं करते 1.5 कंसिडर करते हो तो 15 का जो स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है 2.25, क्या आती है आपकी 2.25, 1.5 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अगर आप इसका फिर से आप इसको क्या करते हो, इसका 15 से आप मल्टीप्लाई करते हो। 1.5 का क्यूब का मतलब क्या होता है हमारा 1.5 को 1.5 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना। जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है आपको 3.375, क्या रिजल्ट मिलता है आपको 3.375 मल्टीप्लाई
बेटा 8 की पावर 3 कहने का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे सोल्व करना बताते हैं। 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। बेस के इनके सेम है, पावर क्या होंगी आपकी, ऐड होंगी। 8 प्लस 16, 16 प्लस 8 कितनी हो गई आपकी 10 की पावर 24। तो यहाँ पे कितनी होगी 10 की पावर 24, सिंपल वर्ड्स में। अब यहाँ पे क्या करते हो आप, कैलकुलेशंस को सोल्व करते हो। किस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन को सोल्व करोगे, पहले सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे कराओगे, 121 की आप इससे मल्टीप्लाई कराते हो, तो आपको जो रिजल्ट मिलता है, कंप्लीट आपका जो रिजल्ट आता है वो क्या रिजल्ट आता है, 408। ओके, आपका रिजल्ट आता है 408.375 मल्टीप्लाई 10 की पावर 33। क्या आता है आपका 10 की पावर 33। ओके, और आप जब इसका आर क्यूब है ये आपको गिवन, आर आप सोल्व करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्यूब रूट, क्या आ जाएगा आपका क्यूब रूट। और इस क्यूब रूट को आप सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 7.42 10 की पावर 11 किलोमीटर। क्या रेडियस आ गई आपकी, किसकी वैल्यू है ये आपकी R1 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है आपकी R1 की वैल्यू आई है 7.42 10 की पावर 11 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन क्या होगा सोल्व में भी। आपको यहाँ पे वैल्यू आपको दिखाई नहीं दे रही है तो हम यहाँ पे आपको अपर साइड आपको नोट करके देते हैं। ठीक है, तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई 7.4 10 की पावर 11 किलोमीटर। ये वैल्यू है आपकी डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन, कि प्लेनेट के और सन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको सिंपल कैलकुलेशंस मिलेंगे, सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ टाइम पीरियड। आपके ऊपर है आप उसको किस तरह से सोल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक द वीडियो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो में जो भी पोर्शन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है प्लीज कमेंट करके आप हमें बताइए, और आपको जिस भी तरह से जहां भी टॉपिक से प्रॉब्लम आई है वो भी बताइए, जिससे हम आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्व कर सके। थैंक यू।